नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। दिल्ली से छपने वाले अखबारों का ये बंडल मेरे हाथ में है। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, हर रोज मैं आपको बताता हूं। अखबारों में जो खबरें छपती है, जो सुर्खियां होती हैं, उन सुर्खियों के पीछे की कोई बात, मेरा विश्लेषण, मेरे मन की बात या रिसर्च के जरिए अगर मेरे पास कोई जानकारी होती है, उसको भी मैं जोड़कर अपने हिसाब से विश्लेषण करता हूं। अखबारों में बहुत सारी खबरें हैं। जिस शहर में आप होंगे उस शहर के अखबारों में भी खबर होगी। और जो भी चैनल आप बीते कई दिनों से देख रहे हैं, हर चैनल पर कंगना छाई हुई हैं। 2 महीने से, 2.5 महीने से रिया चक्रवर्ती थी। रिया चक्रवर्ती को जेल भेजने का टारगेट पूरा हो गया न्यूज चैनल्स का, सारे एंकर्स का। अब सारे चैनल्स और सारे एंकर्स कंगना का कवच बनकर कंगना के साथ कदम ताल करते हुए खड़े हैं, कंगना की ढाल बने हैं। कंगना की ललकार में एंकर्स की ललकार है। क्यों? क्योंकि कंगना महाराष्ट्र सरकार को ललकार रही है, उद्धव ठाकरे को ललकार रही है, उद्धव ठाकरे को तू तड़ाक कर रही है। बीएमसी से कंगना उलझी हुई है, क्योंकि बीएमसी ने कंगना के दफ्तर के बाहर जो अतिक्रमण था उस पर बीएमसी का बुलडोजर चला है। बुलडोजर वो गैर कानूनी तरीके से चला, बिना नोटिस दिए हुए चला। बुलडोजर चलना क्या बदले की कार्रवाई है? इस पर आप लगातार राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा कई दिनों से होंगे। बीजेपी के दर्जनों नेता, दर्जनों मंत्री, दर्जन भर मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक, बीजेपी के देश भर में कार्यकर्ता सब ढाल की तरह कंगना के साथ खड़े। क्यों? क्योंकि कथित तौर पर कंगना के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन इससे जुड़ा एक अलग मुद्दा भी है, वहां भी एक अदद छत का सवाल है। कंगना के लिए उनका दफ्तर, करोड़ों की जायदाद में कुछ चोट लगी है, क्योंकि उनके एक्सटेंशन को बीएमसी ने तोड़ा है। लेकिन देश में, दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में करीब 50,000 ऐसे लोग हैं, झुग्गीवासी हैं, गरीब हैं, जिनकी झुग्गियां तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 3 महीने के भीतर उनकी झुग्गियों को वहां से हटाया जाना है, उन्हें वहां से विस्थापित किया जाना है। हर हाल में उन्हें उनकी झुग्गियां हटाई जानी है, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। तो मैं आज इस पर बात करूंगा कि ये झुग्गियां हटाई तो जाएंगी, निर्देश सुप्रीम कोर्ट का कि रेलवे लाइन के किनारे किनारे करीब 140 किलोमीटर तक झुग्गियां हैं और उससे रेलवे के परिचालन में मुश्किलें होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हर हाल में हटाई जाए। लेकिन सवाल यह उठता है, और उसके बाद आऊंगा अखबार की खबरों पर, सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सारे सिपह सालार, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से लेकर हरदीप पुरी तक, इनके दर्जनों बयान हैं लगातार, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। पिछले 5.5 साल से बीजेपी का दिल्ली के झुग्गी वालों से वादा है। लेकिन झुग्गी जहां वहां मकान तो छोड़िए, आज उन झुग्गियों को हटाने की बात है। तो ये क्या वादा है और क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कोई बात 5.5 साल पहले कही, आज भी झुग्गी हटने की नौबत क्यों है? और उन्हें जहां झुग्गी वहां मकान, तो उन्हें मकान मिला क्यों नहीं? शुरू करते हैं। ये खबरें कुछ अखबारों में आज छपी है। हिंदुस्तान टाइम्स में है, इस पर राजनीति भी हो रही है, वो भी समझाता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी अखबारों में खबर है, लेकिन खबर पर आने से पहले मैं चाहता हूं कुछ वीडियो देखिए, क्योंकि सबको चिंता है कि कंगना के उस करोड़ों के दफ्तर का एक्सटेंशन क्यों टूटा, या दफ्तर के किसी हिस्से के बाहर बीएमसी के बुलडोजर से कुछ गिराने की कोशिश क्यों हुई, जो कहा गया कि वो निर्माण अवैध था। और हाईकोर्ट में कंगना रनावत गई हैं और जो फैसला होना होगा हाईकोर्ट और सरकार के बीच है। लेकिन पूरी बीजेपी, पूरी सरकार, देश में आप जैसे तमाम करोड़ों लोग कंगना के साथ हैं कि कंगना के उस घर के बाहर बुलडोजर क्यों पहुंचा या बुलडोजर क्यों चला। लेकिन सवाल उठता है, ये 46-48 हजार झुग्गियां, ये बुलडोज होने की नौबत है, विस्थापित होने की नौबत है, यहां सवाल क्यों नहीं है? और ये सवाल उठाते हैं हम। शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बयान से और बाकी नेताओं के बयान से। समझने की कोशिश करिए कि यह मुद्दा बड़ा है या कंगना का मुद्दा बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण है, फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। दिल्ली में चुनाव हो रहे थे आज से 5 साल पहले, और उस समय भी बीजेपी चाहती थी दिल्ली में सत्ता और सरकार मिले। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण है, ये लगभग
20 सेकंड का है। हालांकि बीजेपी के प्रचार की तरह ये इस्तेमाल किया गया उनके भाषण को, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 20 सेकंड का भाषण सुनिए और सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि जहां झुग्गी वहां मकान के नारे का 5 साल में 5.5 साल में क्या हुआ, और उसके बाद कंगना के साथ कैसे पूरी बीजेपी खड़ी है और ये झुग्गी वाले कैसे बेदखल होने की नौबत है। और उन झुग्गी वालों के पास प्रधानमंत्री मोदी के नाम से एक लिफाफा है, उस लिफाफे पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, जो लिफाफा इस साल हुए शुरुआत में, इस साल के शुरू में हुए चुनाव के वक्त उनके घरों पर पहुंचा था। उस समय बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी थे। उस लिफाफे की हकीकत भी समझेंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का छोटा सा भाषण, उसके बाद बाकी चीजों पर आता हूं। सुनिए। मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहाँ दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। ये भाषण है प्रधानमंत्री मोदी का 18 जनवरी 2015 का। तब भी दिल्ली में चुनाव हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि उनका सपना है कि 2022 तक आज़ादी की वर्षगांठ जब हो रही हो, मनाई जा रही हो, तब तक झुग्गी वालों को, सारे झुग्गी वालों को मकान मिले, और ये हर झुग्गी वालों को पक्का मकान उनका सपना है और पूरा करना चाहते हैं। ये कहा था 5.5 साल पहले। चुनाव हुए, केजरीवाल की सरकार बन गई। उन्होंने अपने सपने को किनारे रख दिया क्योंकि सरकार बन गई। तो इनका सपना तभी तक था जब तक जनता से वोट लेना था। सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बनी नहीं, केजरीवाल की सरकार बन गई। उस सपने को कहीं कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। उसके बाद फिर आया 5 साल बाद दूसरी बार चुनाव, वो भी इस साल के शुरुआती महीनों में। फिर शुरू हुआ बीजेपी नेताओं की तरफ से जबरदस्त यही नारा, यही बयान, इसी तरह के बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग दिल्ली के चुनावों में लगे। फिर क्या कहा जाने लगा, फिर सुनिए। सारे ऐसे झुग्गी वाले हैं जिनका वहां राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ बना हुआ है, बिजली का कनेक्शन तक है, लेकिन हाँ वो अतिक्रमण है, सरकारी जमीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर सरकार की भूमिका क्या है, फिर ये वादा क्या है? इन वादों के संदर्भ में, इन वादों के पैमाने पर समझने की कोशिश करिए कि चुनाव के समय जब आपको वोट चाहिए तब क्या कहते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तब क्या करते हैं, तब आप कंगना के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि फिर चुनाव है, फिर बिहार में चुनाव है, फिर उसके बाद चुनावी विसात बिछनी है, इसलिए फिर राजनीति है। तो सुनिए, एक जेपी नड्डा का भाषण है। ये भाषण है 1 फरवरी 2020 का। तब जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे, उस समय का भाषण है, जरा सुनिए आप। ये भाषण है जेपी नड्डा का, मैं छोटा टुकड़ा आपको सुना रहा हूं, लगभग 30-35 सेकंड का, जरा सुनिए। जहां झुग्गी वही मकान, 30 स्क्वायर मीटर का मकान, 2 कमरे, 1 रसोई, 1 टॉयलेट और 1 बालकनी, यह इंतजाम करके दिया जाएगा। 30 स्क्वायर मीटर का मकान बना करके दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जब ये मकान बनेगा तब तक उस झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति के रहने का इंतजाम भी भारत सरकार देखेगी और उसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सुन लिया आपने। तो नड्डा साहब क्या कह रहे हैं? नड्डा साहब कह रहे हैं, वो तो पूरा एक तरह से जैसे होटल में आप जाते हैं, आपको मेन्यू मिलता है, वैसे पूरी बात बता रहे हैं कि कैसे 30 स्क्वायर मीटर का सबको मकान मिल जाएगा, 2 कमरे होंगे, 1 रसोई होगा, 1 टॉयलेट होगा, ये सब होगा, कितना हसीन सपना होगा, और किस तरह से 1 बालकनी भी होगी, ये सब बनाकर सरकार देगी। और सबने ठीकरा ये फोड़ा कि केजरीवाल तो ये नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कर देंगे, ये हमारा वादा रहा। ये जेपी नड्डा कह रहे हैं, जो तब पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे, उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे। और जब तक मकान नहीं मिलेगा, सबसे अहम बात जो नड्डा ने कही, जब तक मकान नहीं मिलेगा तब तक इंतजाम झुग्गी में रहने वालों का भारत सरकार करेगी। अब यहीं से सवाल खड़े होते हैं, क्या भारत सरकार, क्या बीजेपी इनका इंतजाम करेगी या सिर्फ राजनीति करेगी? अभी राजनीति बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो रही है, उस पर आगे आऊंगा। जिम्मेदार सब हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी की बात, क्योंकि सरकार केंद्र में उनकी, डीडीए उनके पास, और इतने बड़े वादे, जहां झुग्गी वहां मकान, प्रधानमंत्री से लेकर नड्डा से लेकर शाह तक। अब एक और भाषण का टुकड़ा सुनाता हूं, छोटे छोटे टुकड़े सुनिए और समझिए कि देश में यह जरूरी है या वहां कंगना के साथ पूरे देश की एकजुटता जरूरी है, जो आज राजनीति की तरफ जा रही हैं, और जिस तरह के उनके बयान, जिस तरह की तू तड़ाक और जिस तरह की ललकार है। सुनिए एक और बयान। यह बयान है 7 जनवरी 2020 का। यह बयान है
अमित शाह का। इसे भी सुनिए जरा, और ये सब सुन के तब मैं बताऊंगा ये खबर क्या है और ये खबर क्यों जरूरी। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं केजरीवाल जी। आज मैं एक कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी वालों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, जहां झुग्गी है वही मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी समाप्त करेंगे। और एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। 30,000 झुग्गियों को मकान देने की शुरुआत कर दी है। आप कितने भी रोड़े लगाओ, ये रुकने वाला नहीं है। और चुनाव के बाद आप रोड़े लगाने के लिए रहने वाले भी नहीं हो। यहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। ये सुना आपने अमित शाह क्या कह रहे हैं कि हम 5 साल तक इंतजार करते रहे कि केजरीवाल बना दें उनके लिए मकान, लेकिन केजरीवाल ने नहीं बनाया झुग्गी वालों के लिए मकान, इसलिए मोदी जी ने फैसला ले लिया है। अब चिंता मत करिए, जहां झुग्गी वहीं मकान। अगर मोदी जी ने ये फैसला ले लिया है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में डीडीए केंद्र सरकार के अधीन, हरदीप पुरी उस डीडीए के मुखिया मंत्री उनके अधीन, शहरी विकास मंत्रालय क्या कर रहा है, मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। और उसके बाद अगर आपने वादे किए, चुनाव में जनता ने आपको वोट नहीं दिया, तो बस आपने जनता को छोड़ दिया। इसका मतलब ये माना जाए कि ये झुंझुना, ये लॉलीपॉप सिर्फ इसलिए है कि अगर वोट दोगे तो हम ये करेंगे, या वोट के लिए हम ये सब बोलेंगे, चुनाव के बाद हम भूल जाएंगे, हम उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 5.5 साल पहले, जब 2015 में चुनाव हो रहे थे, तब उनका सपना था, और वो उसी सपने को दोहरा रहे हैं 2020 में, 5 साल बाद। तो 5 साल में सपने को पूरा करने से रोका किसने? ये कोई सवाल पूछेगा मोदी जी से? जब ये 45,000 50,000 झुग्गी वालों को विस्थापित करने का फरमान दिया गया, क्या बेचैनी है उन झुग्गी बस्तियों में? तो एक और बयान सुनाते हैं, ये भी अमित शाह का बयान है, इस बयान को भी सुनिए। ये सब चुनावी भाषण है, ये सुनिए, छोटा सा बयान फिर है 20 सेकंड का। ये अमित शाह ने 18 जनवरी 2015 को अमित शाह का भाषण है, ये उन्होंने नजफगढ़ में कहा था। और आपको बता दूं, ये सारे भाषण उस दौर में बीजेपी के प्रचार का सबसे बड़ा हथियार यही था। अमित शाह के इस भाषण को बीजेपी के केंद्रीय कई मंत्रियों ने अपने ट्विटर पर लगातार शेयर किया। हर्षवर्धन के ट्विटर हैंडल को आप देख पा रहे होंगे, मनोज तिवारी बीजेपी के अध्यक्ष थे, विजय गोयल, दर्जनों नेता दिन रात दिल्ली के झोपड़ी वालों को, झुग्गी वालों को यही भरोसा दे रहे थे, जहां झुग्गी वहां मकान। तो जरा सुन लीजिए फिर एक अमित शाह का भाषण। मैं आपको कहता हूं कि अजीत खड़खड़ी को जिता दो। 5 साल में जहां झुग्गी है वहां पक्का मकान बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का। तो ये अमित शाह थे। तो आपने 3 बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री मोदी से शुरू होकर जेपी नड्डा पूर्व अध्यक्ष, अमित शाह मौजूदा अध्यक्ष, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी, 3 बड़े नेता बीजेपी के, तीनों के आपने भाषण सुन लिए। मोदी जी का सपना था, साकार इन सबको करना था, और उसके बाद झुग्गी वाले आज वैसे ही हैं। 45,000 झुग्गी वालों को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद उनकी ज़मीन, उनकी छत, उनकी झोपड़ी, उनके ऊपर जो भी उस गरीब के ऊपर एक छत है, एक छज्जा है, एक एस्बेस्टस की शीट है, या जो कुछ भी है, वो छिनने का खतरा है। और ये लोग, इनके बयान हैं। और सब तब ये कह रहे थे कि केजरीवाल ने नहीं किया, हम करेंगे। केजरीवाल ने नहीं किया, हम करेंगे। 5 साल पहले भी कहा, 5 साल बाद भी कहा, नहीं किया केजरीवाल ने। मैं मानता हूं, आगे बात करूंगा केजरीवाल पर भी, लेकिन आपने क्या किया? क्योंकि आप तो यही भरोसा दे रहे थे। इन पर कोई सवाल पूछेगा? ये अखबारों में भी खबर है, और आपको इसके बारे में अब बता दूं, इस पर मैं ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है। अगर पूरा देश, पूरी मीडिया, दर्जनों चैनल, 50 एंकर, सैकड़ों रिपोर्टर और पूरे देश की राष्ट्रवादी जमात, शहर शहर में कंगना रनावत के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद 1 दर्जन मुख्यमंत्री, दर्जनों मंत्री, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स, जो उनके आसपास 12-15 जवान हैं। मैंने एक ट्विटर पर लिखा कि कंगना का दम क्या है, कंगना के साथ सब हैं। दर्जन भर मुख्यमंत्री, पूरी बीजेपी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान उनकी सुरक्षा में, दर्जनों एंकर, दर्जनों चैनल और देश की राष्ट्रवादी जनता। क्योंकि कंगना की इमारत, बिल्डिंग, दफ्तर, जो कुछ भी है, जहां इलीगल
कंस्ट्रक्शन है उस पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर चलने के तरीके पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन चला इलीगल कंस्ट्रक्शन पर। एक अरबपति करोड़पति फिल्म अभिनेत्री जो अब राजनीति में आने की जद्दोजहद करती हुई दिख रही है, या राजनीति में आना चाह रही है, या राजनीति में आने के उसके पास प्रस्ताव होंगे, जो भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन उनके साथ कवच बनकर सब खड़े हैं। और ये गरीब लोग जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हटाया जाना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, ये मेरा सपना है। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी को इस सपने को पूरा करने से रोक कौन रहा है? ये सवाल कोई पूछेगा कि ये झुग्गी वाले हटेंगे? क्या सिर्फ राजनीति होगी? अब क्या राजनीति है बताता हूं खबरें। अब एक तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर दैनिक भास्कर के हवाले से है। राहुल कोटियाल की ये स्टोरी है और मैं बहुत तारीफ करूंगा इस राहुल कोटियाल की, बहुत शानदार रिपोर्टर है दैनिक भास्कर के। और उनकी एक स्टोरी है कि यहाँ रहने वाली नीतू कहती है मोदी जी ने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, फिर उसे तोड़ क्यों रहे हैं। और एक महिला की तस्वीर है, दैनिक भास्कर के हवाले से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, जिसमें उस महिला के हाथ में एक लिफाफा है। ये महिला है कमला नेहरू कैंप की झुग्गी में रहने वाली नीतू देवी का हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी वादा किए थे जहां हमारी झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा, फिर क्यों झुग्गी तोड़ने की बात कही जा रही है। इस महिला के हाथ में प्रधानमंत्री के वादे वाला तस्वीर वाला एक लिफाफा है। इस लिफाफा में वही संदेश है जो संदेश वीडियो की शक्ल में मैं आपको सुना चुका। और उसके बाद इन्हें हटाया जा रहा है, इन्हें हटाए जाने का फरमान हो गया और 6 दिन से किसी की तरफ से आवाज़ें नहीं आ रही है। हफ्तों हो गए, कोई आवाज़ ही नहीं है। और आवाज़ तब आई जब आम आदमी वर्सेस बीजेपी हो गई, या आम आदमी पार्टी ने इस पर इल्जाम लगाना शुरू किया बीजेपी पर। उसके बाद तब आ रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। कहानी क्या है ये? और मैं उसके बाद रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था कि कब कब ये हुआ और इस पर कब कब बवाल हुआ, तो पता चला कि ये 4 दिसंबर 2019 को शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा में अनाधिकृत कॉलोनी से जुड़े विधेयक को पेश करते वक्त भी कहा था कि पीएम मोदी का सपना है सबका अपना घर होना चाहिए। और उस दिन भी प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली की बस्तियों के सर्वे का कहा कि दिल्ली की बस्तियों का सर्वे का काम चल रहा है, जहां झुग्गी है वहां मकान होगा, यही मोदी जी का सपना है और यही सरकार का इंसाफ है। ये सब कब कहा जा रहा था? ये कहा जा रहा था दिसंबर 2019 में। क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि फरवरी मार्च में दिल्ली में चुनाव होने थे। चुनाव के ठीक पहले सबको मोदी जी का सपना, जहां झुग्गी वहां मकान के वादे और इसी तरह की बातें थी। उसी समय मैंने दर्जनों नेताओं के बयान देखे, विजय गोयल से लेकर मनोज तिवारी, सबके सारे नेता ये कह रहे थे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो नहीं किया वो हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सवाल केजरीवाल सरकार से नहीं पूछता हूं, क्योंकि आप खुद करें केजरीवाल सरकार ने नहीं किया, मैं भी मानता हूं नहीं किया, तभी हालत है। वरना केजरीवाल सरकार को इन 45,000 झुग्गी बस्तियों के लिए मकान देना चाहिए था। आपने भी वही कहा। तो इसलिए सवाल आपसे है कि केजरीवाल की नाकामी, केजरीवाल ने नहीं किया, वादा आपने किया, तो आपने क्या किया? उसके बाद क्या है? उसी समय बहुत जगह सर्वे हुआ और उसके बाद ये हुआ क्यों, ताज़ा स्थिति क्यों है, ये शायद आपको पता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया, क्योंकि रेलवे की तरफ से बार बार कही जा रही थी कि जिस ढंग से ये रेलवे की पटरियों के आसपास 140 किलोमीटर रेलवे पटरियों के किनारे जिस ढंग से झुग्गियां बसी हैं, उससे रेलवे को कई बार परेशानी होती है, रेलवे के परिचालन में परेशानी होती है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आदेश दिया कि इन झुग्गियों को हटाया जाए, बल्कि 140 किलोमीटर लंबी लाइन के सेफ्टी जोन में जितने भी अतिक्रमण हैं सबको 3 महीने के अंदर ध्वस्त किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई करते हुए कहा। और साथ में जस्टिस अरुण मिश्रा जो अभी रिटायर किया है, जो जस्टिस रिटायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो बहुत चर्चित रहे, बहुत विख्यात रहे अपने फैसलों की वजह से। आखिरी में प्रशांत भूषण का फैसला था और उसी समय के आसपास का ये फैसला है, जिसमें अरुण मिश्रा की पीठ ने कहा इस आदेश पर कोई भी राजनीतिक दखल न दी जाए, राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा इस आदेश पर कोई न्यायालय अंतरिम आदेश जारी करता है तो ऐसा आदेश मान्य नहीं होगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी राय कुछ नहीं देता हूं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि सालों साल से ये चल रहा था। सरकार की क्या भूमिका है, सरकारों की क्या भूमिका है, केजरीवाल सरकार की भूमिका और मोदी जी की भूमिका, क्योंकि मोदी जी का सपना था।
अब आइए, अब इसमें बहुत सारे दैनिक भास्कर ने जो स्टोरी की है उसमें 48,000 झुग्गियों के तोड़ने के जो आदेश हैं, उसके बाद जो खलबली और बेचैनी है, और उसमें कई बार किस तरह के परिवार रह रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड और तमाम तरह की रेगुलरिटी जो होनी चाहिए वो हो गई, कर दी गई सालों में, क्योंकि वो वोट बैंक है। हर पार्टी चुनाव के समय झुग्गियों को वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझती है, ये झुग्गी में रहने वालों को। अब ये खबर है दैनिक भास्कर में, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पर बहुत लंबी खबरें छापी है, इसलिए खबर है। मैं पहले भास्कर से शुरू करता हूं। खाली पड़े 52,000 मकानों में झुग्गी वासियों के रहने की व्यवस्था करे दिल्ली सरकार। ये आदेश गुप्ता जो बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है। भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, ये लाइन है खबर की, कि भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है 90 दिनों के अंदर खाली पड़े 52,000 मकानों में झुग्गी वासियों के रहने की व्यवस्था करें, नहीं तो हम खुद उन आवासों में झुग्गी वासियों के रहने की व्यवस्था करेंगे। ये कहा है आदेश गुप्ता ने, तो करिए ना, कौन रोक रहा है? मोदी जी तो 5 साल पहले, 5.5 साल पहले कह चुके, क्यों नहीं हुआ 5.5 साल? आम आदमी पार्टी के लोग अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है केंद्र सबको मकान नहीं दे सकती तो हम देंगे, उजाड़ना गैर कानूनी। क्योंकि अब ये वोट बैंक हैं, क्योंकि इनके वोट मायने रखते हैं, इसलिए अब सब उनके शुभचिंतक होते हुए दिखना चाहते हैं। जब उन्हें मकान देना था नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल चुका है, लेकिन अब दिखना चाहते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के सामने झुग्गी वालों के पक्ष में खड़े होने दिखना चाहते हैं। आगे आने वाले समय में फिर चुनाव होगा, तो अब इसमें यह हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर बीजेपी नहीं करेगी तो केजरीवाल सरकार ने पत्र में 45,857 पक्के मकानों की सूची संलग्न करते हुए कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार सबको पक्का मकान नहीं दे सकती तो हम देंगे, राघव चड्ढा ने कहा है। और उसके बाद अजय माकन सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर करके इसके बारे में पुनर्विचार की मांग करने वाले हैं। सवाल उठता है, आज अगर केजरीवाल सरकार की तरफ से ये पक्के मकानों की लिस्ट जा रही है तो पहले क्यों नहीं गई? ये नौबत आई क्यों? ये झुग्गी वाले वहाँ हैं क्यों? ये क्यों पटरियों के किनारे अपनी जान, उनकी जान भी कई बार मुश्किल में होती है, खतरे में होते हैं, क्योंकि बगल से ट्रेनें जाती हैं, वो रह क्यों रहे हैं? ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत विस्तार से छापा है इस खबर को, और अखबारों में दिखा नहीं। ये पूरा पन्ना दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स का, रीलोकेट देन डिमोलिश स्लम एजेंसी टू रेलवेज। ये कहा गया है कि पहले उनको रीलोकेट करिए, स्लम एजेंसी टू रेलवे। ये फिर खबर है कांग्रेस और इसकी, कांग्रेस लीडर अजय माकन चैलेंजेज एससी डिमोलिशन ऑर्डर। अजय माकन ने चुनौती दी है और उसके बाद वो फिर कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये अमानवीय है, इनह्यूमन है, और ये कोई भी स्लम में रहने वाले को इस तरह से खाली नहीं कराया जा सकता है जब तक उन्हें ऑल्टरनेट हाउसिंग दिल्ली स्लम एंड झुग्गी झोपड़ी रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2015 के तहत उन्हें नहीं मिलता। ये अजय माकन ने कहा है। अब सब अपनी राजनीति पर आ गए, इस खबर को इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। आज के वीडियो में 22 मिनट इसी पर हो गया, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश पूरा कंगना के साथ है, क्योंकि कंगना, अरबपति कंगना की बिल्डिंग के बाहर का कुछ हिस्सा, छज्जा या कुछ हिस्से में तोड़फोड़ बीएमसी ने की है, जबकि वो गैर कानूनी निर्माण है, तोड़ने के तरीके पर सवाल है। लेकिन यहाँ झुग्गी, ये अनधिकृत कॉलोनी है, ये गरीब लोग हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से अपनी आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए आए हुए लोग हैं, जो झुग्गी में रहते हैं, दिन भर इधर उधर छोटे मोटे काम करते हैं। कोई दूध बेचता है, कोई फर्नीचर की दुकान में काम करता है, कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कुछ भी करता हो, और वहाँ रह रहा है दशकों से, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से। और बहुत लोगों को राशन कार्ड और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन हर चुनाव में उनसे वादा किया जाता है और उसके बाद आज उन्हें खाली करने का फरमान सुप्रीम कोर्ट से मिला है। तब ये राजनीति हो रही है। देखते हैं कि इन 45-48 झुग्गी वालों के साथ कौन सी सरकार क्या करती है और कब इन्हें मकान मिलता है या नहीं मिलता है। और इसकी मुहिम हम सब लोगों को चलानी चाहिए कि इन झुग्गी वालों को जब तक इन्हें मकान नहीं मिले तब तक इन्हें वहां से रीलोकेट न किया जाए। ये जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे दिल्ली की हो, चाहे केंद्र की हो, और मोदी जी की तो यकीनन है, क्योंकि उनका सपना है। तो हम उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, कि आप सपना अपना पूरा करेंगे और इन्हें रीलोकेट करके इन्हें मकान देंगे। राजनीति इस पर नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो का सबसे बड़ा हिस्सा यही था दोस्तों। उसके बाद आते हैं बाकी खबरों पर। चूंकि मेरा इस खबर को लेकर मेरी राय ये है कि इस खबर को और कहीं दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था कि इनकी आवाज़ बनकर इनकी बातें की जाए। उसके बाद जो अखबारों में खबर है, मोटे तौर पर चीन की खबरें आपने सारे अखबारों में देखी होगी। एक खबर उसके बाद मैं चाहता हूँ, चीन की खबर, चूँकि रोज़ मैं चीन पर बात कर रहा हूँ, 5 पॉइंट
5 सूत्री फॉर्मूले पर 5 पॉइंट प्लान पर सहमति बनी है। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन वही है, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन वही है, मोटे तौर पर हर अखबार की हेडलाइन वही है। भारत ने पूछा मनसा सही है तो सीमा पर जमावड़ा क्यों, यही नवभारत टाइम्स की हेडिंग है। जागरण की सबकी हेडिंग यही है। लेकिन छोटी सी बात इस पर करके और उसके बाद बड़ी खबर पर, दूसरी खबर जो मुझे दिख रही है उस पर आता हूँ मेरे हिसाब से। और माफ़ी चाहूँगा कि झुग्गी वालों पर ज़्यादा बात की, जिस पर कोई बात नहीं करे उस पर बात करना ज़रूरी है। और ये मामूली बात नहीं है, ये करीब 48-50 हज़ार झुग्गियों का सवाल है। और उसमें झुग्गी में रहने वाले कितने लोग होंगे, तो लाखों लोग हो सकते हैं, उनका सवाल है। और इसमें आरोप प्रत्यारोप का सवाल है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि रेलवे ने 11 करोड़ दिए जो स्लम में उनके लिए मकान बनाने के लिए, वो आरोप है कि उसका इस्तेमाल नहीं। बहुत सारी कहानियाँ हैं, उस पर फिर लगातार हम बात करते रहेंगे। भारत चीन 5 बिंदुओं पर राजी, और उसमें दैनिक हिंदुस्तान ने वो 5 पॉइंट क्या हैं, वो 5 पॉइंट दैनिक हिंदुस्तान ने छापे हैं, जिसमें सुलह का फॉर्मूला क्या है वो 5 पॉइंट में ग्राफिकल यहाँ दिखा दे रहा हूँ। हालांकि मैं फिर भी मानता हूँ इस 5 पॉइंट से भी, अभी इस संयुक्त बयान से भी ये नहीं लग रहा है कि चीन वापस कब लौटेगा, क्योंकि इस तरह की मुलाकातें, बातें, भरोसे चीन 4.5 महीने में कई बार दे चुका है। कमांडर लेवल की बातचीत में, अजीत डोभाल से विदेश मंत्री की बातचीत में, चीनी विदेश मंत्री की बातचीत में ये बातें कई बार हुई। जब चीन पीछे हटे तभी मानेंगे कि ये 5 सूत्री फॉर्मूले पर अमल होना शुरू हुआ है। और ये चीन ने भारत को डिफेंसिव पर रखा है, सच यही है, क्योंकि बढ़ा चीन है, भारत नहीं बढ़ा है। भारत अपनी जगह, अपनी ज़मीन, अपनी क्लेम लाइन को बचाने की कोशिश कर रहा है, चीन कब्जे की कोशिश कर रहा है। दोनों में फ़र्क ये है, इसको समझिएगा। और ये सवाल आप लगातार सरकार से पूछते रहिए कि चीन कब वापस लौटेगा, ये बताइए। इस तरह की बातें और बयानों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ राफेल की तस्वीरें देखने से बात नहीं बनेगी। तो ये चीन की खबर, इस पर ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। कंगना रनावत पर भी सारे चैनल बात कर रहे हैं, लेकिन एक खबर कंगना रनावत को लेकर है, उस पर सिर्फ मैं बात कर लूं, उसके बाद मैं बाकी चीज़ पर आऊँगा। एक खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कंगना रनावत को लेकर पेज नंबर 11 पर छापी है, जिससे ये लग रहा है कि क्या कंगना का कोई पॉलिटिकल इंटेंशन है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, ये है, जिससे लग रहा है कि जिस तरह से कंगना ने सोनिया गांधी को टारगेट किया है, क्या कंगना शी में ज्वाइन बीजेपी, क्या कंगना बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, ये सवाल है टाइम्स ऑफ इंडिया में। और जिस ढंग से बीजेपी कंगना के चारों तरफ रेजिमेंटेशन कर रही है, मोर्चेबंदी कर रही है, उससे ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एक एक्ट्रेस के पीछे दर्जनों बीजेपी नेता, मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, सारे लोग उसके बचाव में जिस तरह से जुटे हैं और जिस तरह से अब राजनीतिक बयान दे रही है, वो पॉलिटिकल क्या कहें, वंशवाद को लेकर, सोनिया गांधी को ललकारने को लेकर, सेना की राजनीति को लेकर, इससे उनको कोई लेना देना कायदे से नहीं होना चाहिए, लेकिन है। तो इसी को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया का है कि उनका मकसद क्या है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। और कंगना को लेकर आप खबरें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, चूँकि लगातार देख रहे होंगे, इसलिए उन खबरों पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। उसके बाद एक खबर जो औद्योगिक उत्पादन गिरने को लेकर है, ये खबर हर अखबार में छपी है कि किस तरह से औद्योगिक उत्पादन 10.4% गिरा है। और इस तरह की जो खबरें हैं वो किस तरह से चिंताजनक है। ये औद्योगिक उत्पादन गिरा, कई अखबारों में खबर छपी है, दैनिक हिंदुस्तान में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, एक्सप्रेस में भी है, कई अखबारों के पहले पन्ने पर है कि देश में जुलाई माह में औद्योगिक उत्पादन 10.4% की गिरावट आई है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी दी गई है। और उसके बाद इस गिरावट के मायने क्या हैं और उसके खतरे क्या हैं उसको बताया गया। और जीडीपी में 11.5% कमी की आशंका मूडीज जो एजेंसी है उसने दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। रेटिंग एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साख परिवेश, निचली वृद्धि, ऊंचे कर्ज और कमज़ोर वित्तीय प्रणाली से प्रभावित हो रहा है और ये और ख़राब स्थिति हो सकती है। 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5% की गिरावट आएगी, मूडीज ने कहा। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10.6% की वृद्धि करेगी। तो ये मोटे तौर पर सारे अखबारों में ये खबर है। एक खबर जो है यूपी से राम राज्य की खबरें, किस तरह से राम राज्य यूपी में स्थापित हुआ है, इसकी खबरें लगातार आ रही है। हिंसा, हत्या और लूट की एक वीडियो कल आया, 30 सेकंड का वीडियो है। वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले खबर बता देता हूं, या पहले वीडियो ही देख लेते हैं। ये 30 सेकंड का वीडियो है, ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं। इससे हालांकि ऐसे वीडियो
ऐसा नहीं है कि 2017 के बाद आ रहा है जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, वीडियो आते रहते हैं, लेकिन अभी चूंकि राम राज्य का सवाल है इसलिए ऐसे वीडियो मायने रखते हैं। तो ये वीडियो ज़रा आप देखिए, 30 सेकंड का वीडियो है, आप देखिए। ये वीडियो लूट का है और किस तरह से लूट हो रही है इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। और अमर उजाला में अंदर में खबर है, उसी में बताया गया कि शोरूम में कैसे दिन दहाड़े ग्राहक बनकर बदमाश लूट ले गए। अलीगढ़ की घटना है और उसके बाद बाकी आप वीडियो में देख चुके हैं कि ग्राहक बनकर पहुंचे, पूरा हाथ उन्होंने कोरोना से खुद को सैनिटाइज किया और उसके बाद किस तरह से पिस्तौल निकालकर और तमंचे निकालकर उन्होंने लूट कर 35 लाख के जेवर लूटकर भाग गए। अब इनकी तलाश हो रही है। ये एक घटना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ऐसी घटनाएं देश में हर शहर में होती है, लेकिन यूपी में लगातार हो रही है। हर रोज सरेआम गोलियां चलने की खबरें आ रही है। और उसके बाद अमर उजाला में ही इसी पेज पर, पेज नंबर 6 पर है कि कोरोना का कैसे विस्तार हो रहा है। 2-3 बातें हैं यूपी में। कोरोना का विस्तार, कोरोना किट में 65 जिलों में घोटाले, हजारों पंचायतों में 2800 का कोरोना किट 12 से 15 हज़ार तक में खरीदे गए। अब SIT से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उसका वीडियो मैंने कल 2 वीडियो बनाया है, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। कोरोना किट में घोटाला इतने बड़े पैमाने पर देश के 29 राज्यों में, अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश से खबर आई है। छिटपुट PPE किट के घोटाले और तरह के घोटालों की खबर राजस्थान, MP और कुछ राज्यों से भी, लेकिन संगठित तरीके से 65 जिलों में कोरोना किट के घोटाले की खबर अभी तक यूपी से आई है, जहां SIT जांच के आदेश है। दूसरी तरफ कोरोना के विस्तार की क्या खबर है, अमर उजाला में है। 24 घंटे में टूटा एक दिन में अधिकतम मरीज का रिकॉर्ड। एक दिन में अधिकतम मरीज, कोरोना किट में घोटाला। और क्या है, यूपी में 15वें मंत्री हैं जो कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। 15 कैबिनेट और राज्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव यूपी में हो गए। अभी राज्य मंत्री हैं जय कुमार सिंह जैकी और MLC अरुण पाठक कोरोना की चपेट में आए हैं। तो ये तो हालत है। 16वें मंत्री हैं, बल्कि 16वें मंत्री समेत 71,003 कोरोना पॉजिटिव। कानपुर, लखनऊ सब जगह की खबर है। तो ये कोरोना का हाल है, ये खबर है। उसके अलावा 1-2 और खबर है जो मैं आपको बता दूं। एक दागी उम्मीदवार को लेकर, कांग्रेस को लेकर हर अखबार में खबर है, वो आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद को महासचिव पद से हटा दिया गया है। दैनिक हिंदुस्तान के पहले पेज की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में भी पहले पेज पर खबर है, मेरे ख्याल से और कई अखबारों में ये खबर है। इसमें खबर यही है कि किस तरह से कांग्रेस का जो पुनर्गठन हुआ है कांग्रेस संगठन में ऊपरी स्तर पर, उसमें किस तरह से आज़ाद को आज़ाद किया गया है। वो आज़ाद वही हैं जिन्होंने 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस के पुनर्गठन को लेकर, कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव को लेकर, ढांचे में फेरबदल को लेकर, तो उसमें फेरबदल कर दिया, आज़ाद को आज़ाद कर दिया महासचिव पद से। मार्गदर्शक मंडल में उन्हें रखा गया है, CWC में मार्गदर्शक मंडल में, लेकिन वहाँ से आज़ाद किया गया। और उसके बाद खबर यह है कि गुलाम नबी समेत अंबिका सोनी और बाकी नेताओं को हटाया गया। और उसके बाद क्या फेरबदल किया है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वैसे मोतीलाल वोरा हैं जो सबसे पुराने दशकों से कांग्रेस के बहुत अहम है, खजांची से लेकर, और बहुत अहम भूमिका सोनिया गांधी के करीब। और उसके बाद पुनर्गठन में किसको हम जिम्मेदारी दी गई, जिसमें तारिक अनवर, जितिन प्रसाद, राजीव शुक्ला, ये सब CWC में है, लेकिन महासचिव की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई है, वो भी खबर है। तो एक ये खबर है। उसके बाद दागी उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को लेकर भास्कर और अमर उजाला में प्रमुखता से खबर है। और ये चिंता की बात ज़रूर है कि जिस ढंग से दागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में आते हैं, और प्रत्याशी को इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि जो दागी प्रत्याशी हैं उन्हें लोगों तक अपनी हकीकत पहुंचानी चाहिए, और आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक उन्हें अपना आपराधिक इतिहास अगर है तो अखबार में छपवाना होगा, टेलीविज़न पर प्रसारित करना होगा, और ऐसा 3 बार करना होगा। और आयोग ने चुनाव में उतरने वाली सभी पार्टियों को इस नियम का पालन करने के लिए कहा है। बड़ा दिलचस्प है कि दागी हैं तो 3 बार बताइए अखबार में विज्ञापन देकर कि हम दागी हैं, हमने इतनी हत्या की है, हत्या की कोशिश इतनी बार की है, लूट और बलात्कार में मेरा नाम किस किस धारा में। हालांकि
हैरत की बात है कि उसके बाद भी वो जीत जाते हैं। तो जनता की उस पर भी सवाल है, विवेक पर भी, कि ऐसे लोगों को जनता जिताकर भेजती है। संसद में कितने आपराधिक चरित्र के लोग हैं, इसका एडीआर हर बार, हर चुनाव के बाद एडीआर रिपोर्ट जारी करता है और पता चलता है 100-100, 150-150 ऐसे सांसद हैं जिन पर तमाम तरह के मामले, मुकदमे हैं। 40-50 सांसदों पर संगीन मामले दर्ज होते हैं। हाँ, उसके बाद भी जनता उन्हें चुनाकर भेजती है। तो ये खबर है, ये कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है। अमर उजाला का जो अंदर का पन्ना है उसमें वही है, दागी उम्मीदवारों को आपराधिक इतिहास 3 बार छपवाना होगा। हालांकि ये भी है कि 2018 और 20 में भी जारी हुए थे निर्देश, लेकिन पालन नहीं हुआ। और अतीत की खबरें, अतीत को अखबारों में छपवाने के सख्त नियम बना दिए। और अमर उजाला के दूसरे पन्ने की लीड में वही है, पत्र लिखने वाले आज़ाद समेत अंबिका और खड़गे से छिना महासचिव पद, राहुल की वापसी के संकेत। ये एक अहम है कि राहुल जी पहले थे, राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया जिम्मेदारी लेके, तो सोनिया जी आ गई। सोनिया जी के 1 साल पूरा हो रहे थे, तो फिर बहुत सारे लोगों की मांग हुई, जिसमें ये 23 लोग थे जिन्होंने मांग की कि अब पार्टी का संगठन का नेतृत्व और संगठन का चुनाव नए सिरे से सब कुछ होना चाहिए। तो पता चला कि फिर से CWC की बैठक हुई और सोनिया जी में सबने ऐसी आस्था प्रकट की कि उन्हें जबरन, उनकी इच्छा या अनिच्छा के बावजूद, जबकि वो कह रही थी कि वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई। अब राहुल जी की वापसी के फिर संकेत। बागपत में जहरीली शराब पीने से छठी मौत, 12 आरोपी गिरफ्तार। ये खबर है बागपत में। और शराब से मौत आज की तारीख में भी हो रहा है, जहरीली शराब से, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा, शायद 125 मौतें पंजाब में हुई थी, 125 मौतें पंजाब में हुई थी। और जब ऐसी चीज़ें हो तो दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं उस समय उसके बाद क्या फॉलोअप हुआ, चूँकि बात पुरानी हो गई। तो ये खबर है। अभी नवभारत टाइम्स भी देखेंगे तो भारत ने जो शर्तें रखी बात की चीन को लेकर, वही है, सोनिया की चिट्ठी है। लेकिन इसमें एक खबर दिलचस्प है नवभारत टाइम्स में, पिछले पन्ने पर ये खबर है। नवभारत टाइम्स में पिछले पन्ने पर यह खबर है कि कैसे मथुरा के मंदिर में 3500 रुपये में सजने वाले फूल 3 करोड़ में खरीदे गए। ये देख लीजिए नवभारत टाइम्स में। मंदिर में भी चूना, कैसे मंदिर को, भगवान को भी ये चूना लगाते हैं। और ये फूल 3500 का फूल 3 करोड़ में खरीदे गए। 12 पर केस दर्ज हुआ है और 11 करोड़ के गबन के केस में रिसीवर रमाकांत गोस्वामी समेत 12 लोगों के खिलाफ SIT ने लखनऊ में केस किया है। और इन पर आरोप है कि साठगांठ करके दान के जरिए आई रकम का गबन किया। रोज सजावट के लिए फूल और संपत्तियों को बाजार से 3 गुने से ज़्यादा रकम में खरीदा। हालांकि 3 गुने से 3500 रुपये में सजने वाले फूल 3 करोड़ में कैसे हुए, पूरा पता नहीं चल रहा। इसी में एक दिलचस्प खबर है, अक्षय कुमार का खुलासा है। ये गौर से देखिएगा, अक्षय कुमार का खुलासा क्या है, पढ़ पा रहे हैं आप? क्या खुलासा है अक्षय कुमार का? खुलासा ये है कि मैं रोज पीता हूँ गोमूत्र। इसमें कई गुण ये अक्षय कुमार ने खुलासा किया। एक शो के दौरान उन्होंने कहा है कि शो के दौरान जब पूछा गया कि हाथी के गोबर से बनी चाय पीने के लिए खुद को कैसे मनाया, तो अक्षय का जवाब था, मैं चिंतित नहीं था, उल्टे रोमांचित था, क्योंकि मैं रोज़ गोमूत्र सेवन करता हूँ। तो ये तो अक्षय कुमार जी हैं, भगवान करें गोमूत्र रोज़ सेवन करिए, 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम। और उसके बाद एक खबर है, बिहार में 16,000 करोड़ का तोहफा देंगे मोदी। चुनाव का मौसम है तो तोहफे की बरसात और तोहफे की का मौसम होगा। अब मैं दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं कहूँगा कि हाँ, एक किसान को लेकर खबर है कि किसान किस ढंग से हरियाणा में आक्रोशित हैं। एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है कि पीपली रैली में न जाने देने के लिए किसानों ने जगह जगह किया प्रदर्शन, प्रदेश भर में हुए प्रदर्शन। ये पहले पन्ने पर एक्सप्रेस ने छापा है। परसों इनके वीडियो किसानों के वायरल हुए थे और किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज और किसानों को पुलिस के टॉर्चर कहें, लाठी डंडा कहें या घेराबंदी, उनका सामना करना पड़ा था, क्योंकि किसान केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों की मुखालफत कर रहे हैं और इसलिए किसान रैली में जा रहे थे और इसका उनका विरोध करने पर पुलिस ने रोका और उन्हें रैली में नहीं जाने दिया। जो केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है, जिसमें कानून के मुताबिक हर व्यापारी केवल मंडी से ही किसान की फसल खरीद सकता था, अब व्यापारी को इस कानून के तहत मंडी के बाहर से फसल खरीदने की छूट होगी। और उसके बाद सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कर रही है। अनाज, दालों, खाद्य तेल, प्याज, आलू को ज़रूरी वस्तु अधिनियम से बाहर करके इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी गई है। इन सब को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो हो गया लंबा, गर्मी भी मुझे लगी बहुत, पसीने चले बहुत, तो पसीना पोंछता हूँ
और मैं रोज़ आपसे बात करता हूँ, देखिए पसीना इतना भीगा हुआ है। तो लोग कहते हैं खून पसीना, तो मैं पसीने के साथ ये वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।